29th करेंगे आज। कल हमारा हो गया था 28 तक कि जैसे विवेक ख्याति जब हमें आती है और उसमें अगर कोई छेद ना हो तब तो निरंतर आगे बढ़ेगी, और अगर छेद हो जाते हैं यानी कि उसमें अगर भटकाव आ जाता है तो वापस से संसार की वृत्तियों में मिल जाएंगे और हमारे चित्त में जो निर्मल होने चला था उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी चीज को फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। 29 सूत्र में क्या कहते हैं कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म में एक समाधि। अब ये धर्म में एक समाधि जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका शब्द है। इसको देखना कि धर्म में एक समाधि किसको कहा है और इसके होने से होता क्या है। ठीक है। तो प्रसंख्याने एक शब्द है यहाँ पर। प्रसंख्याने, प्रसंख्याने का मतलब वैसे तो होता है संख्या से रिलेटेड। कोई भी संख्या है, गिनना भी हो गया, या मनन चिंतन भी हम कह देते हैं इसको। तो मनन चिंतन अगर कहेंगे तो वो किससे होता है? विवेक से होता है, विवेक ज्ञान से होता है। ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृत में ना कई बार एक ही शब्द कई कई मायने दे जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ आएगा वो आएगा विवेक से रिलेटेड। ठीक है, विवेक से रिलेटेड आएगा। अब क्योंकि पहले भी आपको बताया है कि महर्षि पतंजलि का एक ये विशेष गुण है कि एक ही सूत्र में वो दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनको विवेक शब्द का इस्तेमाल करना था क्योंकि आगे भी विवेक शब्द है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इस शब्द को सब्स्टिट्यूट के रूप में ले लिया यानी प्रसंख्याने कह दिया। तो प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, प्रसंख्याने का मतलब आपका विवेक हो गया। इसके बाद अपि, अपि का मतलब भी हो गया। ठीक है। अकुसीदस्य, अकुसीदस्य मतलब एक तो इसके पहले अ जो लगा हुआ है उसको हटा के हम देख लेते हैं तो ये आएगा कुसीद। कुसीद क्या होता है? कुसीद होता है जैसे ब्याज खाना। ठीक है, किसी से सूद खाना, और अ लग गया है तो इट मीन्स सूद ना खाना। और ब्याज खाने का दूसरे शब्दों में हम कहेंगे लोभ करना, है ना, लोभ लालच करना। जी मैम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कहा अभी कि मैम अकुसीदत से। हाँ जी। मैम आप रेस्ट ले लीजिए प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी आज ये कंप्लीट करा देते हैं ना। तो अकुसीदत से मतलब जो आपका बोला लोभ नहीं करना, और इससे पहले इन्होंने बोला विवेक। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे विवेक आता है या जो ऐश्वर्य आया, जितना भी आया था पहले, और जब हम उसमें अपनी विवेक ख्याति, विवेक ख्याति तभी आती है ना जब बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। और सिद्धियां कब मिलती हैं? जब हमें अभ्यास करते करते बहुत टाइम हो जाता है तो विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, समझ आ जाती है इतनी। तो जब वो समझ आती है और हम उसमें अगर लोभ लालच ना करें, जैसे उन्होंने कहा ना कि आपको किसी के बुलाने पर भी नहीं जाना, जाओगे तो आप फिर से इन चक्रों में पड़ जाते हो, तो उस तरीके की बात को कहते हैं कि आप उसको लोभ लालच ना हो आपको। तब देखिए प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, यानी कि विवेक में अगर आपका लालच नहीं रहा, लोभ नहीं रहा, तब ठीक है यहाँ तक सर्वथा विवेक ख्याते। तो फिर क्या होगा? जब आपका विवेक ख्याति बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आप उसको कहीं भी लगा नहीं रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो। खर्च का मतलब देखो, एक तो बुद्धि ऐसी होती है कि आप जितना पढ़ोगे उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास सिद्धियां हैं, सिद्धियों को आप खर्च नहीं कर रहे हो। खर्च कहाँ करोगे? अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए करोगे आप। ऐसा नहीं कि आपने
पूरा प्रदर्शित करके सबको और अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, तो उससे आपकी घटेगी गुणवत्ता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब आप उसका लालच नहीं करते हो तो सर्वथा विवेक ख्याते, सभी तरफ से विवेक ख्याति आपकी जागृत होनी शुरू हो जाती है, सभी तरफ से सर्वथा। तो उसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि। अब धर्म मेघ, आपको ये पता है कि भाई धर्म और मेघ अगर हम इसको अलग अलग करें, धर्म एक अलग है, मेघ अलग है। तो धर्म की, एक तो धर्म मतलब जो जिस धर्म के अंदर वो विद्यमान है, जिसका विवेक ज्ञान उसको हुआ हुआ है, और किसका हुआ हुआ है, वो कैवल्य की तरफ जो जा रहा था ना, सात्विकता का उसका धर्म है। तो उसका मेघ, मेघ का मतलब है बादल, बादल के अंदर वो सारी चीजें भरी हुई हैं। जैसे अगर हम लिटरली देखें तो बादल के अंदर जब बारिश होती है तो पानी भरा रहता है ना, उसमें नम्रता होती है, नम्रता ही बोलेंगे ना उसको, हाँ। तो वो होती है आर्द्रता। तो वो आर्द्रता धीरे धीरे करके जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, तब वो पानी झेल नहीं पाता है अपने अंदर, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है ना। तो इसी तरह से जब धर्म उसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसकी धर्म की बारिश टाइप की होने लगती है, कि धर्म मेघ, उसके अंदर पूरा बारिश, मतलब धर्म से लबालब हो जाता है वो, और वो क्या है, धर्म मेघ समाधि के रूप में कहते हैं हम उसको। ठीक है। तो इस पूरे सूत्र का मतलब क्या हुआ, कि साधक जब विवेक ख्याति के ऐश्वर्य, जो उसका ऐश्वर्य था, पद था, प्रतिष्ठा थी, धन था, जो भी चीज थी, उसके अंदर जब अकुसीद हो जाता है ना, अकुसीद मतलब उसमें जब निर्लोभता आ जाती है, लालच नहीं करता है, तब उसका जो, हम क्या कहते हैं, जब सब तरफ से विवेक ख्याति मिल जाती है, और उस सर्वथा विवेक ख्याति को हम धर्म मेघ समाधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। जी मैम। ओके, नेक्स्ट आता है, देखो धर्म मेघ समाधि के बाद है अब ये, ततः कलेश कर्म निवृत्ति। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, कलेश और कर्म, आपको ये ध्यान रखना है, कलेश और कर्म। कभी कभी आपका कलेश निवृत्ति के उपाय क्या है ना, वो अलग है। और कलेश और कर्म, ये दो शब्द हैं, दोनों का आपको देखना है कि ततः, ततः जो लिखा है ना, जैसे कल भी नवीन जी बोल रहे थे कि ये ततः है, ये है, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि आपने अगर सूत्र याद कर रखे, तो इससे पहले वाला सूत्र जो है ना, धर्म मेघ समाधि के बारे में है ना। तो धर्म मेघ समाधि से कलेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। मैम कल भी ये क्वेश्चन आया था क्विज में, तभी कंफ्यूजन यस हो गया था क्योंकि हमने ना यस किया नहीं था ये, तो यस यस, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था इसमें। हाँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। क्योंकि यहाँ पर कलेश और कर्म अगर दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं, तब आपका धर्म में एक समाधि आएगा। और कलेश की निवृत्ति किससे बताई, ध्यान। ध्यान से। ठीक है ना, तो उससे फिर आप का ये डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। इसमें बताने वाली तो अब क्या बात है, कलेश में, कलेश आपको पता ही है, कर्म आपको पता ही है कि कौन से कर्म है और कौन से कलेश है ना। उनसे निवृत्ति मतलब उनसे मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो धर्म में एक समाधि है, इसकी भी पहले हम बात कर चुके हैं कि प्रसंख्याने अपीय कुसीदस्य सर्वथा विवेक्याते धर्म में एक समाधि। तो इसमें जब हम लोभ नहीं करेंगे तो धर्म में एक बनेगा, और उससे सारे के सारे कलेश और कर्म जितने भी हैं, सबके सब तमोगुण जो भी थे, रजोगुण जो भी थे, सब के सब घुल जाते हैं, है ना। और विवेक ख्याति में आ गए, जिससे कि हम आगे बढ़े। जी मैम, क्लियर है। क्लियर है ना। जी। ओके, तो अब एक छोटा सा हल्का सा समझने के लिए हम एक इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लेते हैं, कि विवेक ख्याति जो हम कह रहे थे ना, कि संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि बहुत सारी बार, कई बार ये होता है, कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ कब क्या घटित होता है, हम जो करते आ रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे नीचे से चलेंगे ना, क्योंकि जैसे मूलाधार होता है और हम चक्रों का अगर जागरण करते हैं तो सबसे पहले मूलाधार से करते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं ना। इसीलिए सबसे पहला शब्द हम नीचे लिखेंगे संप्रज्ञात समाधि। ठीक है,
अब संप्रज्ञात समाधि में हमने कौन कौन से स्टेप्स किए थे? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। आनंद, अस्मिता, ठीक है। इसके ऊपर जब हम चढ़े थे, यानी कि संप्रज्ञात समाधि करने के बाद हमें क्या हुआ था? विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई थी, है ना? विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति हम कहते हैं। विवेक ख्याति तभी तो प्राप्त होती है ना। तो इसमें क्या था? क्योंकि इसमें भी ये कहा था ना कि आपका कौन सा गुण विद्यमान है? सत्व गुण का सत्व गुण। आलंबन आप लेकर चल रहे हो अभी, ठीक है ना? तो सत्व गुण अभी इसमें विद्यमान है, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रारंभिक स्थिति। किसकी प्रारंभिक स्थिति है ये? असंप्रज्ञात समाधि की, ठीक है। इसके आगे जब विवेक ख्याति भी थोड़ी सी स्टेबल रहने लगती है, उसके जब लगातार रहने लगती है, तब उसको कहते हैं सर्वथा विवेक ख्याति। क्योंकि इसको हमने टूटने नहीं दिया, इसको टूटने नहीं दिया, यानी कि छिद्र नहीं होने दिया इसके अंदर, छिद्रेशु तथा छिद्रेशु वो वाला नहीं होने दिया, तब सर्वथा विवेक ख्याति आ गई। तो सर्वथा विवेक ख्याति को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? धर्म में एक समाधि। हाँ, धर्म में एक समाधि, जी मैम। धर्म में एक समाधि। और इससे घटित क्या होता है, मतलब फल क्या देता है ये इससे? ततः कलेश कलेश कर्म निवृत्ति, ठीक है। जी। अब ये भी जब लगातार रहती है, धर्म में एक समाधि भी जब लगातार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तब क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि में वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो सात्विक गुण है उसको भी छोड़ देगी, असंप्रज्ञात समाधि में आ जाएगा ये। क्योंकि विवेक जो ख्याति थी वो पर वैराग्य हो जाता है, उससे भी जो संप्रज्ञात था, नहीं से सात्विक था, उससे भी विरक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेप वाइज इसका था। नेक्स्ट आता है 31 वाला कि तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत ज्ञात गेय गेयम अल्पम। यानी कि जो तदा, तदा का मतलब क्या है यहाँ पर? तब, यानी कि जब कलेश कर्मों की निवृत्ति हो जाती है ना, तदा। यानी कि जो धर्म मेघ समाधि का जो प्रयोग किया था, उससे जब कलेश कर्म निवृत्त हो गए, उसके बाद ये तदा शब्द आया है। तदा सर्व आवरण, सर्व आवरण मतलब सारे के सारे, सर्व मतलब आवरण क्या होते हैं? पर्दे, जितने भी अज्ञानता के पर्दे थे वो वाले, है ना, आवरण। और मल, मल का मतलब ये सारे के सारे जो रजोगुण के मल थे, तमोगुण के मल थे, यानी कि प्रकृति पुरुष के संबंध के रूप में जो हमारी अशुद्धियां थी उसकी बात कर रहे हैं। अशुद्धि हो जाती है ना, जो जिस चीज की भी मिलावट हो जाती है, तो वो सारे की सारी जो मिलावट है, मल है, वो अपेत, अपेत मतलब छूट जाते हैं, वो चले जाते हैं, पलायित कर जाते हैं, है ना, वो ज्ञानस्य। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सर्व तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य, तभी तब सभी सारे आवरण जितने भी मल थे उन सब का नाश हो जाता है, वे सब अपेत हो जाते हैं, पलायित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो आवरण, आवरण मतलब जो ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, अज्ञानता का, अविद्या का, तो उसके बाद जो पर्दे हैं वो हट गए, तो साक्षात्कार किससे हो जाता है? ज्ञान से, खुद से। तो वो सारी की सारी चीजें धर्म में एक समाधि में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो धर्म में एक समाधि में स्थित होने पर सारे आवरण, जितने भी अविद्या थी, कलेश कर्म थे, मल थे, सब के सब अपेत हो गए, ठीक है। मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा अपेत वगैरह जो जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं वो बैठ जाए, ठीक है। तो इन सब से साधक जो है ना मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद क्या होता है कि अनंत ज्ञात, यानी कि अनंत हो जाता है, सीमा रहित। एक होता है ना, ज्ञान की एक सीमा होती है कि
इसके आगे मुझे नहीं आता है, मुझे बस इतने ही स्टेप्स आते हैं। तो यहाँ पर वो सीमा खत्म हो जाती है। आनंत जे यानी कि जो अनंत हो जाता है, वो कहीं तक भी उसका ज्ञान ज्ञेयम अल्पम, जो उसको जानने की जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब वो जान जाता है। यानी कि ज्ञेयम अल्पम, इसको हम थोड़े से दो तरीके से ले सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि ज्ञेय करने वाली चीजें बहुत ही कम रह जाती हैं, यानी कि वो लगभग सब चीजें जान जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ज्ञेयम अल्पम है, यानी कि उसको फिर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अगर एक मूल चीज जो उसने जानना था, विवेक ज्ञान, वो चीज कर ली, तो फिर वो क्यों जानेगा किसी चीज को, है ना। तो जो ज्ञेय है, ज्ञेय का विषय है यहाँ पर क्या है, प्रकृति और पुरुष का अलग अलग होना, वो उसको ज्ञेय था और वो उसने जान लिया। इसके अलावा उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं। तो जैसे शरीर का मल है, कई बार होता है ना कि हम भी तो मल त्याग सभी करते हैं, तो जब मल त्याग करते हैं तो क्या पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि वो उसके लिए त्याग दिया है उसने। जितने भी मल थे वो सब के सब इतने त्याग देने योग्य हैं कि उसके बाद उसका उसमें कोई भी आ, मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी तरह से जब रज और तम गुण सारे के सारे मल जब वो छोड़ देते हैं, तो उससे सारे की सारी वो साधक दूरी बना लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ज्ञेय है, जो प्रकृति है, वो हमारे लिए भी क्या हो जाती है, एक त्यागने योग्य चीज हो जाती है, होती है ना। तो जो त्याग दिया उसको, तो दोबारा उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये कह रहे हैं। क्लियर? हाँ जी मैम। तो अब ये है कि जो तीनों गुण हैं वो परिणामशील होते हैं, देखो, है ना, सत्व रज तम। तो उनका परिणाम भी जो है ना वो होता ही होता है ना। तो जब योगी पुनर्जन्म के लिए क्या करता है, इस पे वो कहते हैं, ठीक है। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि जो गुण है तीनों के तीनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो है ना परिणाम क्रम गुणानाम। तो जो गुणों का जो परिणाम क्रम है, क्योंकि गुण क्या है, गुण हमेशा मूव करने वाली चीज है। एक गुण बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा घटेगा, इस तरीके से वो बढ़ते घटते रहते हैं और होते हर चीज के अंदर है ये, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सब चीज के अंदर होंगे और हमेशा मूव करेंगे। हम्म। तो जो परिणाम क्रम है कृतार्थों के लिए, जो कृतार्थ कौन है, जो बताया था ना, जो कृत हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। कृतार्थ किसको बोला था, कि जिनके लिए जानने योग्य कुछ नहीं रहा। हाँ, जिसके लिए कुछ नहीं रहा करना, जो करना था उसने कर लिया, जो जानना था जान लिया, है ना। कृतार्थ प्रतिनिष्ठम। हाँ, वही वही। तो वो जो कृतार्थ है, जो सब कुछ कर चुका है, वो कृतार्थ हो गए हैं। जानना क्या था उसको, प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना था। पाना क्या था, कैवल्य पाना था। करना क्या था, कैवल्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति से अपने आप को अलग करना था। तो वो सब कर चुका है। तो जब कर चुका है, तो उसके जो गुण हैं, वो गुण फिर परिणाम का क्रम समाप्त हो जाता है, उसका परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। यानी कि जो बदलाव का सिलसिला था वो समाप्त हो गया उसका। और बदलाव किसका, जो गुणों में जो बदलाव का सिलसिला था, ठीक है। तो गुणों का मतलब यहाँ पर वही है कि जो क्रिया हमेशा वो करता रहता था, क्रिया चाहे किसी भी प्रकार की हो, सत्व क्रिया हो, रज क्रिया हो या तम क्रिया हो, तो सभी क्रियाएं हैं। जब वो क्रियाएं ही नहीं करेगा, उसको फिर क्या करेंगे, निष्क्रिय हो जाएगा ना वो उस तरीके से। तो हमारे शरीर में क्रिया तो होती रहती है, क्योंकि पुरुष है, तो पुरुष का जब तक शरीर है तब तक वो शरीर से बंधा रहता है और शरीर के माध्यम से कर्म और कर्तव्य भी करता रहेगा वो। लेकिन जब वो कृतार्थ हो गया, उसमें धर्म में एक समाधि मिल गई, तब उसके गुणों के बदलाव का सिलसिला खत्म हो गया। और बदलाव का सिलसिला ठहर गया अगर, तो फिर जब तक वो शरीर है
तब तक वो प्रारब्ध के अंतर्गत जब तक वो शरीर है तो चलता रहेगा, और लेकिन नियंत्रित करता रहेगा उसको, और उसके बाद वो शरीर को छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जी मैम, जीवन नेक्स्ट, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, देह देह मुक्ति, विदेह। उसके बाद 33 वाला सूत्र क्या कहते हैं कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। क्षण प्रतियोगी, क्षण का मतलब होता है समय का सबसे छोटा हिस्सा, है ना, वही हो गया, वो क्षण हो गया। तो जैसे अणु परमाणु जो चीज थी, कालखंड जैसे होता है, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्षण। प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब होता है, देखो, प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता मतलब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहना, या तो या सामने खड़े रहना, या एक दूसरे से कंपटीशन करना, है ना, उसी तरह का व्यवहार करना। जैसे सेम चीज प्रतियोगिता मतलब, अगर योग सूत्र की प्रतियोगिता हो रही है तो इट मीन्स ये थोड़ी है कि यूनिट 1 का हम टेस्ट ले लेंगे, नहीं ना, तो एक ही सब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से प्रतियोगी कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतियोगी का मतलब है सहयोग करना भी होता है इसका, प्रतियोगी, यानी कि एक अर्थ इसका हो गया कि आप उसी की तरह से व्यवहार कर रहे हो, अगर उसी की तरह का व्यवहार कर रहे हो तो आप सहयोग भी कर रहे हो, तो इसका अर्थ यहाँ पर सहयोग होना होगा, ठीक है। तो जब क्षण जो है, जब एक दूसरे का सहयोग करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है फिर, परिणाम, यानी कि जब एक क्षण दूसरे क्षण का सहयोग करेगा तो वो परिणाम में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्षण आपस में जब मिलते हैं, ढेर सारे क्षण जब मिलते हैं तो उनका एक परिणाम निकल के आता है, जो एक बदलाव होता है, उस बदलाव को आगे कह रहे हैं कि परिणाम अपरांत, उस बदलाव को आगे क्या कह रहे हैं, परिणाम अपरांत। अपरांत मतलब बाद में, अपरांत मतलब बाद में, निर्ग्राह्य, निर्ग्राह्य मतलब ज्ञान होना, यानी कि बाद में उसका ज्ञान होता है। जब सारे क्षण इकट्ठे होकर सहयोग करते हैं तब परिणाम में जो बदलाव होता है, और जो परिणाम आ गया उसका जो ज्ञान हुआ हमें, उसको कहते हैं क्रम। यानी कि जब क्षण के सहयोग से किसी चीज में जब परिणाम होगा, तब उस परिणाम का जो ज्ञान बाद में होता है हमें, उस परिणाम के बाद के ही ज्ञान को हम क्रम कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत छोटा होता है, क्षण 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 क्षण, जितने सारे क्षण थे इकट्ठे, तो बीतने से क्या हुआ, मान लो कि वो 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, है ना, तो उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है कि वो कितना बड़ा हो रहा है, एकदम से हमें नहीं पड़ेगा। फिर वो छोटा बच्चा है, स्कूल जाने लग गया, फिर वो कॉलेज जाने लगा, है ना, फिर वो जॉब करने लगा है, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में है, उसके बाद फिर वो अधेड़ अवस्था में है, बुढ़ापे में है। तो ये सारे क्षण जो है ना, इकट्ठे मिल मिलकर जो भी परिणाम तय करते हैं, है ना, एक तरह का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि अभी वो उसकी तरुण अवस्था है, अभी उसकी वो क्या है, वृद्धावस्था है, अभी उसकी वो अधेड़ अवस्था है। तो अवस्थाएं एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि जो भी चीज का परिणाम हमें उस समय में समझ में आता है कि अभी इसको मत डांटो, इसको इतनी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है ना, तो वो चीज जो होती है। तो उस क्षण के जो एक एक क्षण को हम देख नहीं पाते हैं, और कुछ समय के बाद जब उनके परिणाम दिखाई पड़ते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जितने भी क्षण थे उनके परिणाम एक एक क्षण में तो नहीं आता है ना, बहुत सारे क्षणों के बाद उसका परिणाम आता है, तो फिर उसका जो बदलाव का ज्ञान है उसको ही हम क्षण का क्रम कह देते हैं, ठीक है। तो क्रम को सफलता से मतलब कैसे हम जान सकते हैं, जैसे कि वही, जैसे क्रम होता है, क्षण होता है, उसके लिए जो भी हम क्रम देखते हैं किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए हमने अगर मिट्टी का एग्जाम्पल लिया, तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं ना कि मिट्टी जो है वो पिंड के रूप में हुई, पिंड से घड़ा बना, घड़े से क्या बना, घड़े से
घड़े से फिर वो पकाया गया उसको, और पकाने से फिर उसको टूट गया तो वो ठीकरे बन गए, फिर उससे वो चूर्ण बन गया। तो इस तरीके के जो क्रम डेवलप हुए मिट्टी के साथ में, तो वो अलग अलग स्टेजेस थी ना सबकी, उस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। और ये तो हो गया हम प्रत्यक्ष रूप से जो सोच रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अभी बच्चे वाला ही जो एग्जाम्पल था, ये अप्रत्यक्ष रूप से है, हमें एकदम से दिखाई नहीं पड़ता है इसका वैसे क्रम ठीक से होते हुए। और एक होता है कपड़े का, मान लीजिए एक कपड़ा है, कपड़ा नया कपड़ा है, तो उसके जो धागे होंगे ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे, और उसमें कलर में भी बहुत फर्क रहेगा। और इस तरीके से जब वो बहुत साल 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 50 60 साल 70 साल तक रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके उसके जो धागे थे, वो धागे का जो उसका मजबूती है वो क्षीण होती चली जाती है। जैसे छूते ही फिर वो कपड़ा फटने लगता है, तो इट मीन्स उसमें कोई दम रहा नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भी हमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। हम्म। अब लास्ट वाला ही रह गया है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति। अब देखो, सब कुछ वैसे इसमें लिखा ही हुआ है कि पुरुषार्थ का शून्य हो जाना ही कैवल्य है। यानी कि जो भोग और अपवर्ग जो प्रकृति ने कराया, उसके बाद गुण अपने कारण में विलीन हो गए, और सारे कलेश जो हैं वो सबके सब छूट गए। जीवात्मा जो है अपने ईश्वर के स्वरूप को जान करके उसके अंदर विलीन हो गई, है ना। तो वो हो गया। अब पुरुषार्थ क्या होता है? जो सबसे पहला शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष और अर्थ, है ना। पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है, पुरुष का अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, मतलब जो उसका जीवन का मीनिंग क्या है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, मनुष्य का हमारे इसमें क्या क्या प्रयोजन है? धर्म, अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, काम और मोक्ष, इसी को पुरुषार्थ कहा है ना। पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं मैम इसको। हाँ बिल्कुल, तो इसी को कहा है ना। तो इसको जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुसार 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। तो ये एक पुरुष को जिंदगी जीने के लिए एक तरीका बताया गया था। तो सभी कार्य अपने इस जीवन में पूर्ण करके फिर वो मोक्ष की प्राप्ति उसका मेन मकसद था। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने जो जो चीजें की, मोक्ष प्राप्त किया, धर्म में एक समाधि की, फिर क्या है, पुरुषार्थ जो है उसका शून्य हो जाता है, क्योंकि अब हम यहाँ कैवल्य की तरफ आ रहे हैं ना। तो पुरुषार्थ शून्य हो गया। अब जो कुछ भी उसको पाना था वो सब कुछ कर लिया उसने, जानना था वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब वो शून्य स्थिति में आ गया, पुरुषार्थ शून्य नाम। फिर गुणानाम प्रति प्रसव। अब जाहिर सी बात है, गुण क्या है, सत्व रज तम, तीनों तीनों गुणों का उसने प्रतिप्रसव कर लिया। और प्रतिप्रसव का मतलब है कि उसके कारण को ही खत्म कर दिया। जो जन्म लेने के कारण थे उसको उसने उल्टा दिया है। यानी कि कारण, क्योंकि कारण से ही कार्य पैदा होता है ना। जब कारण को ही खत्म कर दोगे तो कार्य पैदा ही नहीं होगा। तो उस प्रक्रिया को उसने उलट दिया। ठीक है। तो गुणों का प्रतिप्रसव, जैसे कि जो गुण थे परिणाम दे रहे थे, वो बदलाव के सिलसिले में वो भागीदारी थे, कारण थे। तो बदलाव करने में जो जिम्मेदार थे, एक जन्म से जो दूसरे जन्म का बीज तैयार कर रहे थे, तो वही जब समाप्त कर दिए उसने, तो समाप्त करने से फिर उनका प्रतिप्रसव हो गया, यानी कि परिणाम क्रम समाप्त हो गया। तो उसी को इन्होंने यहाँ पर प्रतिप्रसव कहा है। ठीक है। अब कहते हैं कैवल्यम। कैवल्य का मतलब तो आपको पता ही है कि कैवल्य मतलब केवल रह जाना। ठीक है। कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा।
स्वरूप प्रतिष्ठा मतलब कि जो स्वरूप अपने ही रूप में, यानी कि आत्मा का जो स्वरूप है उसी में जब प्रतिष्ठित हो जाता है ना, अंतर्मुखी हुआ, बाहर से जब अंदर की तरफ आया, तो उसलिए वो कह रहा है कि मतलब जो खुद है, अपना जो पद है, खुद का पद, आत्मा में स्थित होने का पद, तो वहां पर जब वो स्थित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, बैठ जाए, तो यहाँ पर उस चीज को कह रहे हैं कि आपकी सारी चित्त वृत्तियां जो बाहर की ओर उन्मुख थी, वो सब आपने वृत्तियां हटाकर अंतर्मुखी कर दी, और उसके बाद वो स्वरूप प्रतिष्ठा में की पोजीशन में आ गया। और फिर कहते हैं तदादृष्टु स्वरूपावस्थानम, मैम वही वाला हो गया ना? हाँ, ये बिल्कुल वही वाला हो गया, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने क्या कहा था, मंजिल दिखा दी थी, इसीलिए वो सूत्र उन्होंने बोला था। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए फिर बार बार उपाय बताते हैं सबको उस तरीके से। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, चित्त शक्ति इति, चित्ती शक्ति मतलब चेतन मात्र, चित्त, चित्त क्या होता है, चित्त चित्ती, है ना, एक तो चित्त होता है, और चित्त का जो स्वामी है वो चित्ती हो गया। तो चित्त यानी प्रारंभिक जो साधना है उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों रहते थे। अब जब चित्त ने वृत्तियों का निरोध कर दिया, सारी चित्त वृत्तियां ठहर गई, तब वो निर्बीज हो गया। तो निर्बीज हो गया तो उस स्थिति में फिर क्या हुआ, वो अपने आप में आ गया, अपने आप जिस चीज से जुड़े थे हम वापस से उसी चीज से हमने उसको अलग कर दिया और अकेले ही रह गए। अकेले का मतलब यहाँ पर कैवल्य से है, ठीक है। और इति, इति का मतलब तो आप जानते ही हो कि जब भी किसी शास्त्र की समाप्ति होती है तो लास्ट में इति शब्द प्रयोग होता है, राइट। ठीक है, क्लियर है सब? जी मैम, क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। हाँ, और कल से जो क्वेश्चंस थे जो कल वाले थे ना, कि यहाँ से आगे नहीं कराए थे, तो प्रसंख्याने अपि कुसितस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म एक समाधि, तो इससे जो ये क्वेश्चन बन सकता है वो है सर्वथा विवेक ख्याति से घटित क्या घटित होता है ना, क्या घटित होता है, धर्म में एक समाधि घटित हो जाती है ना। और ततः कलेश कर्म निवृत्ति, इस सूत्र से दो क्वेश्चन जैसे हो गए कि एक तो हो गया धर्म में एक समाधि से क्या लाभ होता है, और दूसरा कलेश व कर्म की निवृत्ति किससे होती है, ठीक है, घुमा फिरा करके वही चीज हो सकती है। 31 में क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के सभी आवरण और मल का नष्ट हो जाना और सभी विषय ज्ञेय विषयों का अल्प हो जाना किसके कारण होता है, धर्म में एक समाधि से। इसके बाद गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति कब होती है, कृतार्थ होने पर। परिणाम क्रम की समाप्ति कब होती है ना, कृतार्थ होने पर ही होती है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है आपका, अनेक क्षण के संयुक्त परिवर्तन का ज्ञान क्रम कहलाता है। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों में किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। हाँ और जी मैम। दूसरा है महर्षि पतंजलि के अनुसार किसका, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर है, ठीक है। मतलब मैम क्षण प्रतियोगी। हाँ, क्षण प्रतियोगी जो है ना, वो क्रम लास्ट में इसका आंसर क्रम ही आएगा, क्रम आएगा। जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में आता है, क्षण प्रतियोगी और क्रम। हाँ, चलिए, और पुरुषार्थ शून्य नाम, ये तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, तो ओके, क्लियर है। आगे कुछ करना है, चलिए बचे हुए ना वो कर लो जरा, क्वेश्चन आंसर थे कुछ। कहाँ तक कराए थे, ये वाला था शायद, आज इनको कर लो कंप्लीट,
बबीता जी। यस मैम। हाँ जी, बताइए जरा जल्दी से। ओ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यस मैम। और ये सारे पीवाई क्यों हैं? मेरे बनाए हुए नहीं है। मैम ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा मैम, दिखाई दिया कि नहीं? स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। क्लियर है मैम? क्लियर है, जल्दी मैम बताइए टू ना। ऑप्शन है ना? हाँ, टू ऑप्शन। यस टू मैम। टू। जी अब मैम। फटाफट मुझे ना बोल के भी मिला के बता दो। दृक शक्ति मैम है हमारा पुरुष, दर्शन शक्ति बुद्धि, विशेष हमारी ज्ञान इंद्रियां, और अविशेष हमारी आ जाती है तन्मात्राएं, और अलिंग हमारी मूल प्रकृति। बढ़िया। यस मैम। ओके, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट हेमा जी। हेमा जी जल्दी। आप यहीं पे हैं क्या हेमा जी? एक बार यस तो कर दीजिए कम से कम। चलिए ज्योति जी। यस मैम। मैम फोर्थ ऑप्शन है। मिला के बताइए फटाफट। पूर्वेशमपि गुरुकाले अनुवचिदात्। मैम इसका है ईश्वर और हृदय चित्त संगीता विभूतिपाद ततो द्वंद अनभिघात आसन से और से तो दीर्घकाल, ये है अभ्यास। अच्छा, ओके, बढ़िया। यस मैम। नेक्स्ट कंचन जी। यस मैम। मैम मैम इसका होगा सी ऑप्शन। सी। बोल के भी बताइए। हाँ मैम, शुरू से बताती हूँ। व्याधि श्याम संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वन अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ओके। नेक्स्ट कविता मिश्रा जी। यस मैम। दुख दौर्मनस मैम ऑप्शन नंबर 3, दुख दौर्मनस अंग में जयत श्वास प्रश्वास सहभोग। 131। नेक्स्ट नवीन जी। जी मैम। मैत्री करुणा मुदिता विच्छनम सुख दुख पुण्यपुण, सुख दुख पुण्यपुण, लास्ट में क्या है? सुख दुख पुण्यपुण, मैत्री, मैत्री करुणा मुदिता। सुख, मैत्री में सुख आ जाएगा, 1 का 3, करुणा मैत्री करुणा, मैत्री करुणा सुख दुख, करुणा में जो दुख आ जाएगा, 2 का 2, मैत्री करुणा मुदिता, सुख दुख पुण्य, तो मुदिता जो है पुण्य यहाँ पे आ जाएगा, उपेक्षा जो है अपुण्य। डी का 1, डी का 1 हो जाए। कौन सा ऑप्शन गया? 3 2 4 1, ये हो गया सी। लास्ट वाला ही तो कंफ्यूज कर रहा है ना, उपेक्षा अपुण्य, डी का 1, आई थिंक डी होगा मैम। हाँ, तो Thank you. अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, एक्चुअली ये समझाने वाला भी है थोड़ा सा। देखो यहाँ तक भी सब बच्चे सही कर लेते हैं, काफी कर लेते हो, और बहुतों का यहाँ से जब टिक करने के नंबर आता है ना, तब वो गड़बड़ कर जाते हैं, और वो हाँ, समझ के हाँ। आते हैं घर पे आने के बाद, वो समझते हैं कि मैंने ठीक किया था। जी जी।
और वो विश्वास ही नहीं करते जब उनकी आंसर की आती है कि मैं ये कैसे गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी मैम। ये चीज यहाँ पर सीखने वाली है सही में। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार चेक करो कि आपने यही वाले जो सीरीज बनाई है, क्या यही वाला आपने इसके अंदर टिक किया है। ये देखने वाली बात है। हर एक जो भी देखो एग्जाम के अंदर ना जो भी हमारी कमियां होती है ना, हर कमी के ऊपर हमें काम करना है। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फर्स्ट आने की होड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वही आता है जो कम से कम मिस्टेक जिसकी हो, है ना। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 3 घंटे में किया, कि उसने 2 घंटे में कंप्लीट किया, कि वो 1.5 घंटे में कंप्लीट करके बैठ गया, राइट ना। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है परवीन जी। परवीन जी। मैम थर्ड ऑप्शन होगा। हाँ, श्रद्धा थर्ड ऑप्शन होगा इसमें। श्रद्धा वेरिएशन विच समाधि प्रज्ञा पूर्व की परेशान गुड। 22। नेक्स्ट है पूजा पुंडीर जी। जी मैम, इसका आएगा संतोषाद संतोष से मैम। संतोष से, ओके। नेक्स्ट प्रतिभा जी। प्रतिभा जी। हाँ जी। अस्मिता, द्वेष, राग, ABC। ABC, ओके, बढ़िया। ये बताएंगी रमन जी। जी मैम। और इसके भी कितने वेद है? 3 4 मैम, मेरे को नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा है। नवीन जी आप बताएंगे क्या। मैम मुझे भी नहीं आ रहा। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। मैम इसमें वो सूत्र जो था विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण प्रमाणित, इसमें 4 आएगा मैम ऑप्शन 2। यस, वेरी गुड, 4 आएगा, बहुत बढ़िया। अब ये 4 में रमन जी आप ही का टर्न था ना। जी। क्या बताया इन्होंने। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पूर्वाणी मैम। विशेष, मैम दिमाग से चला गया था। हाँ इसीलिए पूछा ना। जिस क्वेश्चन पे हमें टाइम देना है उस पे जरूर देंगे। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ठीक है। तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि मात्र जो है ना, मात्र लगा देते हैं अलिंग के ऊपर, क्योंकि कईयों की मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी है। तो विशेष अविशेष लिंग अलिंग मात्र ऐसे बोलते हैं। मात्र का मतलब क्या होता है। मात्र इतना सा बोलते हैं ना ये चीज। इट मीन्स क्या हुआ, मात्र कहाँ लगेगा। अलिंग में तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसमें मात्र कैसे लग सकता है आपका। अलिंग तो एकदम मूल है, वो तो दिखाई ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी मात्र भी नहीं है। उसका तो पहला विकार जो आता है उसको हम लिंग मात्र बोलते हैं, यानी कि छोटा सा इत्तू सा। तो मात्र कहाँ लगेगा, लिंग के ऊपर लगेगा। हाँ जी। तो रमन जी आप बताएं विशेष, विशेष में कौन कौन से आते हैं। मैम 5 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत मैम। तो इनको विशेष क्यों कहा है। विशेष मैम ये उत्पन्न होते हैं, वो आगे उत्पन्न करते हैं।
नहीं, मेरे को नहीं पता। मैंने जो बताया था ना, क्योंकि वो जो उत्पन्न करते हैं नहीं करते हैं वो सब अपना आता है, सांख्य दर्शन का पार्ट है वो। लेकिन हम यहाँ पर योग दर्शन कर रहे हैं, योग सूत्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका पार्ट है सिर्फ उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बात तो एक ही है कि भी प्रकृति भी वही है, तत्व भी वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। लेकिन विशेष यहाँ पर इसलिए बताया था आपको कि विशेष क्यों कहा है इनको, क्योंकि ये जो 16 चीजें हैं इन्हीं के द्वारा हम विषयों का ग्रहण करते हैं डायरेक्टली। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, क्योंकि मन महाभूत है, चीजें दिखाई दे रही है तभी तो विषय है, और जिनके द्वारा, जिन इंद्रियों के द्वारा हम उनको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और एक मन कहेगा तभी हम वो चीज कहेंगे, करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। मन कर रहा है इसीलिए आप क्लास में आए, मन कर रहा है मैं क्लास में आई, है ना, नहीं तो बहुत बच्चे नहीं भी आए। तो जो डायरेक्ट हमारा विषयों से आमना सामना कराती हैं, ज्ञान कराती है, उनको इसलिए विशेष कहा है। अविशेष के लिए हाँ, श्वेता जी बताएंगे अविशेष क्यों कहा है इनको। श्वेता ठाकुर जी। मैम इसमें पंच तन्मात्राएं आती है जिनको मतलब फील किया जाता है। हाँ, इसको फील किया जाता है, मतलब वो सूक्ष्म हो गई ना उससे, तो हम इसका भोग तो कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट रूप से नहीं हो रहा है। जैसे गंध ले रहे हैं लेकिन गंध तो आ रही है, ठीक है, वो तो हम खुद नहीं कर रहे हैं, नहीं भी आप करना चाहोगे तब भी आप चाहे नाक सिकोड़ के भागोगे वहां से, यानी कि गंध तो फिर भी आएगी, है ना। तो वो इसलिए अविशेष हो गई। लिंग मात्र वो प्रकृति का पहला विकार है, आप कह सकते हो, तो छोटा सा चिन्ह हो गया, और अलिंग मूल प्रकृति हो गई। तो इसलिए 4 भाग इसके हुए। ये PYQ है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, जी बताइए। देखिए सूत्र में सूत्र है विशेष अवेश लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है कि दृश्य के कितने भेद बताया गया, तो डायरेक्टली तो नहीं ये सूत्र से उठ रहा है। हाँ, नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर भी देखो आ गया। इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि दृश्य के कितने भेद बताए हैं। अब इसने 4 भेद सूत्र के अंदर लिख दिए ना, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। अब इसने पूरे ये नहीं कहा कि भेद और ये वो एक एक चीज आपको, आप तो MA कर चुके हो, मास्टर्स कर चुके हो, आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई उनको एक एक चीज की बताया जाए कि नहीं इसी में से ये शब्द आएंगे। ये आपकी परिपक्वता की चरम सीमा है। यानी कि अगर आप PhD भी करोगे ना तो भी इससे हल्की है PhD। मैम इसमें तो गुणों के भेद बता रहा है, तो हम कहाँ से इसको कनेक्ट करें कि दृश्य से हो रहा है। दृश्य के भेद हैं, गुणों के भेद नहीं है। हाँ, तो दृश्य मतलब प्रकृति, प्रकृति के हिस्से ही तो है विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी। हाँ जी, तो इसमें तो लेकिन सूत्र से कहता है कि ये गुण के भेद है, गुण परवाणी, तो गुण के भेद हैं। ओहो नहीं, सूत्र से गुण परवाणी का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर नहीं समझ पाए। गुण परवाणी का मतलब, यहाँ पे अगर इन्होंने कहा है गुण परवाणी, मतलब गुणों के जो यहाँ से हमारे पंचभूत, जो क्योंकि नीचे से हम चल रहे हैं, क्योंकि नीचे से किस लिए चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, स्थूल रूप में हमें दिखाई पड़ रही हैं सारी चीजें, पंचभूत, क्योंकि हमें चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो चीजों से मिल करके, तत्वों से मिल करके ये चीज बनी है पंचभूत। पंचभूत से ऊपर जाएंगे हम तो धीरे धीरे करके, यानी कि यहाँ पर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और सब चीज आ गई, उसके बाद हमारी तन्मात्राएं आ गई, तन्मात्राओं के बाद हमारी महत्त्व आ गया, ठीक है। और हम हमेशा से कहते आए हैं कि इनके अंदर हमारे सत्व रजतम तीनों के तीनों गुण सब चीज के अंदर विद्यमान है ना, ये कहते आए हैं ना। और जब इसके भी ऊपर जाते हैं, यानी कि जब हम जो पुरुष और प्रकृति है, यहाँ पर पुरुष और प्रकृति ये यहाँ पर है, अलग अलग है, तो क्या है, शुद्ध अवस्था में जब ये मिल जाते हैं तो विकार एक उत्पन्न होता है जिसको इन्होंने महत् तत्व कहा, राइट जी। और अगर ये अलग हो जाते, अब ये जैसे मान लीजिए अलग अलग, तो इन्होंने कहा कि ये नित्य हैं, लेकिन मिलने के बाद ये अनित्य हो जाते हैं, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखना।
फिर जो प्रकृति है, गुण परवाणी की बात स्पेशली हम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गुण जो है सभी के अंदर विद्यमान है, और जो मूल प्रकृति होती है जिसमें हलचल नहीं होती है, तो उसके अंदर हम जब कुछ भी चीज कहते हैं, सत्व इज इक्वल टू रज इज इक्वल टू तम, यानी कि तीनों गुण इसके अंदर भी हैं, लेकिन बिल्कुल साम्य अवस्था में है, कोई भी कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि हलचल नहीं हो रही है प्रकृति के अंदर। तो यहां पर कहते हैं कि जो ये गुण परवाणी, यानी कि जब गुण जो है परवाणी एकदम लास्ट तक चले जाते हैं, लास्ट तक मतलब सम अवस्था तक चले जाते हैं, तब जी वहां तक ठीक है। दृश्य जो है ना वहां तक जाता है, जब ये गुण परवाणी एकदम गुण जब एकदम अपनी साम्य अवस्था तक आ जाएंगे। ठीक है, जी ये ठीक। कह रहे हैं यहाँ पे। तो गुणों के भेद ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पर दृश्य के भेद बता रहे हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, यानी कि वो अलिंग तक गया जहां पर गुण जो है ना वो अपनी साम्य अवस्था तक आ गए। जी, अगर किसी ने पीआईक्यू सॉल्व नहीं किया तो जरूर गलत कर देगा आगे इस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, पीवाईक्यूज भी और कंसेप्ट भी। पीवाईक्यूज में कई बार, अभी मान लीजिए यहाँ पर पीवाईक्यू कर दिया इसने, तो और यहाँ पर भेद नहीं है बोल दिया, राइट, तो जी फिर नहीं है में भी तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। जी जी। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से आगे बताएंगे रुचि जी। यस मैम। मैम अंतराय अंतराय के अंतर्गत शामिल नहीं है मैम। अंतराय इसमें व्याधि आलस्य शामिल है। ये दुख कर्म समझ मैम, इसमें फर्स्ट है ये दुख, उसमें सहभू के अंदर आता है ना, सहभू के अंदर दुख तो मनुष्य में। क्या आ रहा है ये रे? मैम वो क्षण वाला क्वेश्चन था, वो एक बार दिखाना वापस से। हाँ ये तो आया ही नहीं ना अभी। हाँ अब बताइए श्वेता जी। इसमें मैम इसमें आएगा क्रम। हाँ क्रम, अब ये मैम क्रम आएगा ना। देखो अब इसमें भी देखो है पीवाईक्यू ही है ये भी। हालांकि देखो इस अब जो आ रहे हैं ना धीरे धीरे करके, देखो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं एग्जामिनर हैं वो भी बड़े ध्यान से बनाते हैं। शुरू के क्वेश्चंस ना इतने ध्यान से नहीं बनते थे, क्योंकि योग का बहुत ज्यादा ना ज्ञान भी नहीं था, और अभी हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, तो कुछ भी बना देते थे। अभी महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? तो सूत्र के अनुसार क्लियरली क्या था? क्रम था ही ना। और यहाँ पर क्षण भी दे दिया है, क्षण क्रम भी दे दिया है, परिणति भी, चलो एक आध अक्षर तो वैसे दे दिया, लेकिन क्योंकि बच्चों ने क्या है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे। क्षण तत्क्रम, है ना, और क्षण क्रम भी बोल सकते हैं तो इनकी अपनी वो है। नेक्स्ट है 82। इसको अंतराय ये तो हो ही गया था, है ना। योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य बबीता जी। मैम 2 ऑप्शन, कैवल्य की प्राप्ति। अच्छा ओके बढ़िया। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप हेमा साहू जी हैं क्या? ज्योति बलारा जी इसके बाद। यस मैम। अच्छा हो आप, क्वेश्चन है हाँ सामने हाँ आपके। मैम, साधन पाद में क्या है? अच्छा क्या है बता भी दीजिए जरा। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप का वर्णन साधन पाद में किया। हाँ तो सूत्र बता दीजिए ना, दृष्टा के कौन से सूत्र हैं?
हेमा जी? हाँ हाँ चलिए कंचन जी आप इसमें तो यस मैम। कंचन जी आप बता दीजिए। हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ दृष्टा दृष्टि संयोगो हे हेतु दृष्टादृशी माँ शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य सारे एक ही लाइन में है। तो ना मुंह पे एकदम होना चाहिए। इतना तो आपने लर्न कर लिया है ना। कविता जी? यस मैम। मैम ये अच्छा ओके सुमिलेख करना है 1 मिनट मैम। मैम ये ए ऑप्शन होगा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये क्लेशों की अवस्था है, ये मतलब कि अविद्या की। दौर्मनस ये मैम सहभुव है, विक्षेप सहभुव थर्ड ऑप्शन होगा इसका। मैत्री एवं कर्ण मैम ये भावना चतुष्टय है जो स्वस्थ जीवन शैली से आते हैं, मतलब के लिए हैं एक ऑप्शन। सॉरी नो नो चौथा होगा मैम इसका, चौथा सकारात्मक दृष्टिकोण शुद्ध आहार एवं विहार डी ऑप्शन स्वस्थ जीवन शैली से आता है। यस मैम आपने ये ऑप्शन नंबर बताया ए। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये आपने क्या बताया था? मैम ये क्लेशों की अवस्था मतलब अविद्या, अविद्या का है मैम ये, जिसमें सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, ऐसी था कुछ अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण उदाहरणम। हाँ आप सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जी बोल रहे हैं, लेकिन वो अविद्या का नहीं, वो कलेशों की अवस्था है। इसमें दो चीज बताई थी, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अविद्या जो है ना उत्तरेशाम मतलब प्रसुप्त, जो दूसरे थे अविद्या के बाद राग द्वेष अभिनिवेश, नहीं कौन से थे वो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष। राग द्वेष अभिनिवेश तो क्लेशम। ये वाले सारे कलेश थे। उत्तरेशाम का मतलब अविद्या के बाद आने वाले जो भी नाम है, ये वाले उनकी जन्मभूमि है। और ये सारे के सारे जो कलेश हैं उनकी अवस्थाएं हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। अच्छा ठीक है, सभी की अवस्थाएं हैं। सभी की अवस्थाएं हैं, जी अकेले ओके अविद्या की नहीं है, कलेशों की अवस्थाएं बोलेंगे इसको। जी मैम। ठीक है। जी और देखिए अभी आपने नोटिस किया होगा कि इस क्वेश्चन में जो स्वस्थ जीवन शैली है, कोई कहीं से इसका यूज नहीं है कि भाई कोई ऐसा आपका किसी सूत्र में आया होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण है, इस शब्द का भी कोई ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है ना। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे करोगे। अवस्थाएं आपको क्लियर हैं, चलिए। दौर्मनस से आपको क्लियर है कि विक्षेप सहब हुआ है। इसके बाद आपका मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। अभी जैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे स्वस्थ जीवन शैली, देखिए जी मैम अगर फिर मैंने मैच करके देख लिया, हाँ क्योंकि फिर वो आपने ऑन मैच द करके स्पॉट देखा। ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होगा, हाँ क्योंकि 2 और 3 का मैम सीक्वेंस तो यहीं से आ रहा था और कहीं में था ही और नहीं। कहीं पे हो ही नहीं सकता हाँ सूत्रों के अकॉर्डिंग। हाँ और तो इसलिए बाकी मैम का क्या, कंफ्यूजन खत्म था यहाँ। हाँ, बाकी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। तो जी मैत्री मैम। करुणा मुदितो उपेक्षा नाम से सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि भावनात्मक हमारे विचारधारा को प्रकट करते हैं, है ना, जी हमें मैम। कैसे जी कैसे मैम। भाव रखने चाहिए। तो उस भावनात्मक में दृष्टिकोण आ जाता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है ना। शुद्ध आहार एवं विहार, तो ये हमारा स्वस्थ जीवन शैली से रिलेटेड है। जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नवीन जी। हाँ सॉरी। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो सभी भेदों को प्रत्यक्ष कर दे उसे क्या कहते हैं? तो ये होगा योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो सभी भेदों को प्रत्यक्ष कर दे उसे क्या कहते हैं? आई थिंक ऑप्शन नहीं दिख रहा मैम। तो प्रातिभाषारोम, प्रातिभाषारोम तो सभी ज्ञान के लिए है, और योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तु सभी भेदों को प्रत्यक्ष कर दे। आई थिंक तो होना चाहिए क्या मैम? दो ही आएगा, विवेक ज्ञान। ये सूत्रों से कैसे मैडम कनेक्ट होगा? नेक्स्ट,
परवीन जी। परवीन जी हैं क्या? आलोक में था सूक्ष्म वैदिक प्रकृष्ट ज्ञान ओके, चलिए नेक्स्ट पूजा जी। मैम ये वाला क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे, इससे पहले जो गया। इससे पहले जो गया? हाँ, मैं एक दिन आपसे पूछना चाह रही थी ना मैम। अच्छा, ये ये चला गया था कि ये तो मुझे भी नहीं दिखा था। हाँ, पर्वत वो कन्या 700 ये वाला नहीं मैम, हाँ। जो परवीन जी ने बताया अभी। अरे कौन सा बताया इन्होंने? प्रवृत्ति लोक न्यायशात मैम सूक्ष्म विवृत्ति प्रकृष्ट जानम। ये वाला? हाँ, ये वाला मैम, ओके। ये वाले मैम 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आपने कल रात बीच में डाला था जिसमें ज्योतिषमती प्रवृत्ति इसी का ही मीनिंग है ना? हाँ, वो तो ज्योतिषमती होगा। जी मैम। बताते हो कि दोनों ही शब्दों को ध्यान दे लेना ना। जी मैम। जी मैम, एक तो ये वाला रात में डाला था। प्रतिभा जी, नहीं किसका था नंबर? टर्न किसका था? हाँ, पूजा जी। हाँ जी मैम। ये तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम समाधिपाद से है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम साधनपाद से है, और प्रत्यक्ष परचित्त जानम ये विभूतिपाद से है, और ये लास्ट वाला तीसरे पाद से है। तीसरे पाद से? फर्स्ट आंसर मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिभा जी। कंठ कूपे होगा। कंठ कूपे, क्षुत पिपासा, निवृत्ति, नाभि चक्र से स्थैर्यम। कायव्यू ज्ञानम। ओ सॉरी, कायव्यू। कायव्यू ज्ञानम। हाँ, कूर्म नाड़ी से स्थैर्यम। चंद्रमा से तारों की कायव्यू गति ज्ञानम। तारा व्यू, तारों की गति का ज्ञान। विज्ञानम। तारा व्यू ज्ञान। ध्रुवे तदिगत ज्ञानम। हाँ, ध्रुव चंद्र से, ताराव्यू ज्ञानम। हाँ, ध्रुव से गति का ज्ञान है और चंद्र से व्यू का ज्ञान है। व्यू तारा का व्यू ज्ञान। ज्ञान। व्यू का मतलब बनना, जैसे है ना कि कैसे किसी चीज की रचना होती है, संरचना। और गति मतलब वो गति कैसे करते हैं, किस टाइम में कहां पर होंगे। नेक्स्ट रमन जी। जी मैम। लेकिन सर इस विज्ञान से आज ये कंप्लीट हो ही जाए, है ना? थोड़ा पुरुष पानी में ऊपर लगेगा। तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण बेतिस्नम 16 सूत्र मैम। कहना क्या चाह रहे हो? ऑप्शन क्या है? 1 मैम। 1, ओके, पुरुष। गुड। नेक्स्ट श्वेता जी। मैम पीछे वाला क्वेश्चन करना एक बार। क्लेश। कलेश, हाँ जी, नहीं। पीछे वाला क्वेश्चन। हाँ हम्म, मैम पुरुष का तो है, मगर ये अपर भी तो हुआ ना। अपर कैसे हुआ? अपर का मतलब क्या होता है कंचन जी? अपर मतलब जो संप्रज्ञात समाधि का आता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुणों से तृष्णा में अभाव। क्वेश्चन को ठीक से देखिए। जब गुणों अच्छा, में गुण भी तृष्णा भी हो जाती है। हाँ, जब अभाव गुण कमी आ जाती है। यस, हाँ ठीक है। जी मैम, कलिस्ट आपने बता दिए हैं, है ना? मैम वृत्तियाँ। हाँ, और अब रमन जी या कौन, श्वेता जी के बाद बबीता जी। यस मैम। जाति देश काल समय विच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत मैम। देश सी डी और बी। जाति देश काल बी सी डी और ई मैम। ये 2 ऑप्शन है मैम, बी सी डी ई। BCDE, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट हेमा जी। यस मैम, सतोगुण आएगा इसमें। ओके, बढ़िया। मैम सूत्र भी सुनाने। कंचन जी। जी मैम, युक्त प्रसिद्ध निर्धारित कैसे ज्ञान समाज खंड दर्शन से ए सी व्याधिस्त्यान व्याधिस्त्यान मैम सेकेंड ऑप्शन व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद व्याधि, सेकेंड ऑप्शन मैम सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, प्रमाद अविरति। अवधि ओके, भ्रांति दर्शन। ठीक है, चलो सीक्वेंस आता है ना। इसके बाद है कविता मिश्रा जी। यस मैम। मैम ऑप्शन नंबर 3 विशेष अविशेष लिंगमात अलिंगानी भूत परिवारी। विशेष अविशेष सी डी और ऑप्शन नंबर 3 यस मैम। ओके। नेक्स्ट है नवीन जी। समाधिपाद में साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। जैसे सप्तता प्रज्ञा, और ये हो गया समाधि साधनपाद। साधनपाद डी का वन थिंक, हाँ, और एक वन बी साधनपाद विभूतिपाद। तथ्य ध्यान अनाश्यम, ये तो अभी को किया है। तथ्य ध्यान 4 हो जाएगा, ये केवल पास का डी का 4। आई थिंक मैम 4 होगा आंसर। सॉरी, समाधिपाद। इनमें समाधिपाद वाला सूत्र कौन सा है? समाधिपाद वाला इसका समाधि, हाँ, समाधिपाद के अंदर इनमें से कौन सा सूत्र आता है? तीव्र संवेग आश्रम। इट मीन्स वो पहले 3 आप लिख दीजिए, जी ठीक है? हाँ। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है ना, तो 3 लिख दीजिए। साधनपाद के लिए कौन सा सूत्र है यहाँ पर? हाँ, समाधिपाद हो गया। साधन पाद के लिए हो गया तीव्र संवेग आश्रम, हो गया है प्रशांत वाहिता संस्कारा तस्य सप्तधा प्रांत। आई थिंक बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 जी। विभूति का केवल को मैडम पहले पकड़ते हैं, डी का 4, और फिर उसमें से जो बचा विभूति। ओके। तीव्र संवेग आश्रम तो 2 होगा मैम। 2 ही होगा। नेक्स्ट परवीन जी। परवीन जी सुन रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सी जाति, देश और काल। ओके, ठीक है। इसके बाद पूजा पुंडीर जी। जी मैम। शब्द जान विकल्पई अच्छा, शब्द जान विकल्पई संकीर्ण सवितर्क समापत्ति मैम। सवितर्क। देखिए, अगर किसी ने सूत्र को नहीं समझा होगा तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, है ना? जी मैम। इसके बाद आएगा प्रतिभा जी। प्रतिभा। योग सूत्र के ये परिणाम दुख और संस्कार दुख। बहुत बढ़िया। इसके बाद रमन जी। जी मैम। मैत्री मैम ए का 2 होगा
और करुणा 3 होगा मैम। मुदिता 1 होगा मैम। और उपेक्षा 4 होगा मैम। 1 वाला ऑप्शन मैम। 1 वाला, ठीक है। श्वेता जी। श्वेता जी। यस मैम, मैंने स्पीकर ऑन नहीं किया था। मैम 4 ऑप्शन आएगा, गुण में तृष्णा का अभाव और विवेक ख्याति, मतलब पुरुष ख्याति। परवैराग्य के लक्षण है पुरुष ख्याति और गुणों में तृष्णा का अभाव। पूरी तरह से सूत्र में से लिया गया है। ओके। बबीता जी। यस मैम, पुरुष ख्याति से संबंधित है परवैराग्य मैम। तत्परम पुरुष ख्याति गुण में तृष्णा। ओके, अब ये पढ़ने में आ रहा है थोड़ा सा। हेमा जी। जी मैम। ये जो दी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था, एक बार वो दिखाना। कौन सा लास्ट टू लास्ट, मतलब ये वाला? पूरा सूत्र में से लिया गया है जो आप बोल रहे थे ना। ओके, ये हाँ, ये है कौन सा पाद है वैसे दी है? बता दो। समाधि परम पुरुष ख्याति गुण में तृष्णा। समाधि पाद नंबर 16। 1/16, ठीक है। यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्रिया योग से कलेश कर्म की निवृत्ति और समाधि। अब कलेश कर्म आप पढ़ रहे हो, देख लो अभी यहीं से गलती हो जाएगी आपसे। नहीं मैम, कलेश की निवृत्ति होती बस, ठीक है मैम।